पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में हुए विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल के नतीजे सामने आने के बाद सियासी माहौल गर्मा गया है। विभिन्न एजेंसियों द्वारा जारी 7 एग्जिट पोल में से 5 में बीजेपी को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जिससे पार्टी खेमे में उत्साह का माहौल बना हुआ है। पश्चिम बंगाल में कड़ा मुकाबला बताया जा रहा है, जहां ममता बनर्जी की अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है। कुछ एग्जिट पोल यहां बीजेपी को बढ़त देते दिखाई दे रहे हैं, जबकि अन्य सर्वे मुकाबले को बेहद करीबी बता रहे हैं। तमिलनाडु में द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम और अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम के बीच मुकाबला बताया जा रहा है, लेकिन कुछ एग्जिट पोल में बीजेपी गठबंधन को उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन करते यहां पर दिखाया गया है। केरल में पारंपरिक रूप से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस नीत गठबंधन के बीच सीधी लड़ाई मानी जा रही है, मगर कुछ सर्वे के बीजेपी में की मौजूदगी को भी पहले से यहां मजबूत बताया जा रहा है। असम में एग्जिट पोल स्पष्ट रूप से बीजेपी की वापसी की ओर इशारा कर रहे हैं, जबकि पुडुचेरी में भी पार्टी गठबंधन को बढ़त मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि एग्जिट पोल अंतिम नतीजों की गारंटी नहीं होते। वास्तविक परिणाम आने तक तस्वीरें बदल सकती है और अब सभी की नजरें मतगणना के दिन पर टिकी हुई है, जब यह साफ होगा कि एग्जिट पोल कितने सटीक साबित होते हैं। ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 अहमदाबाद में आज इन्वेस्टर मीट होगी। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा तीसरी इन्वेस्टर मीट का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और मंत्री जोराराम कुमावत भी यहां पर मौजूद रहेंगे। इन्वेस्टर मीट में गुजरात के कई मंत्रियों की भी मौजूदगी रह सकती है। तो कृषि क्षेत्र, एग्रीटेक क्षेत्र से में साझेदारी और निवेश के अवसरों पर इस मीट में मंथन होगा। तो मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा आज अहमदाबाद जाएंगे, जहां इन्वेस्टर मीट का शुभारंभ करेंगे। तो तीसरी इन्वेस्टर मीट होने वाली है, जिसका मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा शुभारंभ करेंगे। इसी के साथ कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और मंत्री जोराराम कुमावत भी इस मीट में मौजूद रहेंगे। तो ग्लोबल एग्रीटेक मीट होने वाली है अहमदाबाद में। आज इन्वेस्टर मीट होगी। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा इस मीट का उद्घाटन शुभारंभ करेंगे। तो आपको बता दें कि तीसरी इन्वेस्टर मीट अहमदाबाद में हो रही है। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा अहमदाबाद पहुंचेंगे और इस मीट का शुभारंभ करेंगे। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा यहां पर मौजूद रहेंगे, मंत्री जोराराम कुमावत मौजूद रहेंगे। और इसी के साथ इन्वेस्टर मीट में गुजरात के कई मंत्रियों की भी आज मौजूदगी रह सकती है। कृषि क्षेत्र, एग्रीटेक क्षेत्र में साझेदारी और निवेश के अवसरों पर आज मंथन किया जाएगा। ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 और इसी के तहत आज अहमदाबाद में इन्वेस्टर मीट होगी। तीसरी इन्वेस्टर मीट होगी, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा करेंगे। अलवर में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने श्री वेंकटेश्वर मंदिर में दर्शन पूजन कर क्षेत्र की खुशहाली की कामना की है। इसके बाद वे सरिस्का टाइगर रिजर्व पहुंचे, जहां उन्होंने सरिस्का अभ्यारण्य के बफर जोन क्षेत्र में सफारी की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने जंगल के प्राकृतिक सौंदर्य और वन्य जीवों के बीच सफारी का आनंद लिया। सफारी के दौरान विभाग के अधिकारी भी उनके साथ मौजूद रहे। मंत्री का यह दौरा धार्मिक आस्था के साथ साथ वन्य जीव संरक्षण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री अलवर पहुंचे, जहां सबसे पहले उन्होंने श्री वेंकटेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की, भगवान का आशीर्वाद लिया। इसके बाद सरिस्का में उन्होंने सफारी भी की और इस दौरान कई अधिकारी उनके साथ मौजूद रहे। जयपुर में शिक्षा विभाग की बड़ी समीक्षा बैठक शुरू हो गई है। बैठक की अध्यक्षता शिक्षा मंत्री मदन दिलावर कर रहे हैं, जिसमें विभाग से जुड़े अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जा रही है। जयपुर स्थित शिक्षा संकुल सभागार में आयोजित इस बैठक में शिक्षा विभाग के कामकाज की समीक्षा की जा रही है।
मंत्री मदन दिलावर विभागीय योजनाओं और विभिन्न लंबित मामलों की जानकारी यहां पर ले रहे हैं। बैठक में उन कार्मिकों को लेकर भी विस्तृत चर्चा हो रही है जिनके खिलाफ एसीबी और एसओजी के में मामले दर्ज हैं। प्रशासनिक स्तर पर ऐसे मामलों की स्थिति और आगे की कार्रवाई को लेकर विचार विमर्श इस बैठक में किया जा रहा है। तो जयपुर से खबर है जहां शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर बैठक ले रहे हैं और इस बैठक में कई अधिकारी मौजूद हैं जिनसे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जानकारी ले रहे हैं। आपको बता दें कि इस बैठक में एसीबी एसओजी मामलों पर भी चर्चा की जा रही है। जिन टीचर्स पर मामले दर्ज है उनको लेकर यहां चर्चा की जा रही है और कई मुद्दों पर इस बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा की जा रही है। जयपुर से खबर है जहां जयपुर में जिला कलेक्टर डॉक्टर संदेश नायक ने जैकेलोन बाल चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने एनआईईसीयू, ओपीडी, आईपीडी, वार्ड और प्रयोगशाला की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उपचाराधीन बच्चों के परिजनों से संवाद कर उनकी समस्याएं और सुझाव भी उन्होंने सुने। कलेक्टर ने पाया कि अस्पताल में सेवाएं नियमित है लेकिन कुछ व्यवस्थाओं में सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने साफ सफाई मजबूत करने, दवाओं और उपकरणों की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने और मरीजों को समय पर गुणवत्तापूर्ण उपचार देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही परिजनों को बेहतर सुविधा और मार्गदर्शन उपलब्ध कराने और उपचार में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने के सख्त निर्देश भी दिए गए। प्रशासन ने व्यवस्थाओं की नियमित मॉनिटरिंग के भी यहां पर निर्देश दिए। जयपुर से खबर है जहां जयपुर के जिला कलेक्टर ने जैकेलोन अस्पताल का निरीक्षण किया है। तो जिला कलेक्टर संदेश नायक ने जैकेलोन अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इसी के साथ बच्चों के पेरेंट्स से यहां पर बातचीत की है, उनकी समस्याओं को सुना है और इसी के साथ डॉक्टर्स को आवश्यक दिशा निर्देश भी यहां पर कलेक्टर ने दिए हैं। अलवर के मौजपुर में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर चलती कार में भीषण आग लग गई। हादसे में 5 लोग जिंदा जल गए। रेस्क्यू टीम को आग बुझाने के बाद गाड़ी में से केवल काले रंग की हड्डियां यहां पर मिली है। कार ड्राइवर आग लगते ही बाहर आ गया, उससे गंभीर हालत में जयपुर रेफर कर दिया है। जानकारी के अनुसार कार सवार सभी लोग मध्य प्रदेश के श्योपुर के रहने वाले थे और वे सभी वैष्णो देवी से दर्शन कर वापस श्योपुर लौट रहे थे और इसी बीच भीषण हादसा हो गया। पुलिस को आशंका है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी। एक्सीडेंट बुधवार देर रात करीब 1 बजे हुआ और अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो अलवर से खबर है जहां दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक बार फिर भीषण हादसा हुआ है। यहां चलती कार में भीषण आग लग गई और इस हादसे में 5 लोग जिंदा जल गए। इसी के साथ जो ड्राइवर था उसने आग लगते ही गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई, जिसे गंभीर हालत को देखते हुए उसे जयपुर रेफर कर दिया है जहां उसका इलाज जारी है और अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। सीएनजी गैस सिलेंडर का वो पेट्रोलिंग की वो टंकी है, उसमें कहीं लीकेज हुआ होगा और लीकेज होने की वजह से उसमें गाड़ी में अंदर आग लगी। अंदर आग लगने की वजह से ये घटना घटी। टोटल कितने लोग उस गाड़ी में थे सर और क्या स्थिति उनकी? गाड़ी में कुल 6 लोग थे, जिनमें से एक ड्राइवर था विनोद, वो घायल हो गया, वो SMS हॉस्पिटल में एडमिट हो गया और वाहन में पीछे 5 व्यक्ति थे जो जल गए। सर अभी थाना पश्चिमगढ़ द्वारा 5 बॉडी प्राप्त हुई है जो सीवियरली बर्न है। कई बॉडी की तो ऐश बचा है, ओनली राख बचा है और बाकी जो 2 बॉडी है वो सीवियरली बर्न है। उनका वेट हार्डली 1 किलो 2 किलो बचा है। उनका DNA सैंपलिंग के लिए सैंपल किया जाएगा, फिर उनका PM किया जाएगा, लेकिन उनके परिजन आने के बाद में। DNA टेस्ट के लिए सैंपल अपन ही कलेक्ट करेंगे या टीम आएगी, क्या होगा सर? सर वो हमारे द्वारा मेडिकल बोर्ड द्वारा सैंपलिंग लिया जाएगा, फिर FSL के लिए भेजा जाएगा।
फलोदी की आउस से खबर है, जहां हाल ही में हुई बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की कमर तोड़ दी है। जीरा और इसबगोल जैसी महत्वपूर्ण फसलें बड़े पैमाने पर यहां खराब हो गई है, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। प्रभावित किसानों का आरोप है कि उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत समय पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन अब तक न तो कोई सर्वे किया गया और न ही प्रशासन की ओर से राहत के ठोस कदम उठाए गए हैं। किसान रेवंत राम ने बताया कि शिकायत के बावजूद अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे। वहीं कृषि सहायक अधिकारी कमलेश महुलिया का कहना है कि उन्हें अभी तक कोई लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुई है और शिकायत मिलते ही नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इधर राष्ट्रीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष सहीराम पूनिया ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। फलोदी की आउस से खबर है, जहां भारी बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसल खराब हो गई। कोई स्थानीय अधिकारी आया न, कंपनी कोई सर्वे करने आई, कंपनी ने सर्वे करने का आदेश दिया, कंपनी 10-15 दिन बोला नहीं आई, कोई हमारी फसल सभी खराब हो गई है। के कारण कोई सूचना देने पर कोई ना तो कोई सर्वे हुआ, ना कोई अधिकारी आया, ना कोई सुनाई हुई। कोई स्थानीय अधिकारी आया न, कंपनी कोई सर्वे करने आई, कंपनी ने सर्वे करने का आदेश दिया, कंपनी 10-15 दिन बोला नहीं आई, कोई हमारी फसल सभी खराब हो गई है। के कारण कोई सूचना देने पर कोई ना तो कोई सर्वे हुआ, ना कोई अधिकारी आया, ना कोई सुनाई हुई। कोई स्थानीय अधिकारी आया न, कंपनी कोई सर्वे करने आई, कंपनी ने सर्वे करने का आदेश दिया, कंपनी 10-15 दिन बोला नहीं आई, कोई हमारी फसल सभी खराब हो गई है। और अब खबर डीडवारा से है, जहां डीडवारा में गैस सिलेंडरों की आपूर्ति प्रभावित होने के बीच शादी समारोह को लेकर प्रशासन ने नई व्यवस्था की है। अब विवाह आयोजकों में गैस सिलेंडर प्राप्त करने के लिए निमंत्रण पत्र जिला रसद अधिकारी कार्यालय में देना अनिवार्य कर दिया गया है। डीडवारा में पिछले दिनों से गैस आपूर्ति प्रभावित होने के कारण शादी समारोह में परेशानी बढ़ गई है। इसी स्थिति को देखते हुए रसद विभाग अलर्ट मोड पर है और आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। जिला रसद अधिकारी वीरेंद्र जाखड़ के अनुसार अब शादी समारोह में अतिरिक्त कमर्शियल गैस सिलेंडर प्राप्त करने के लिए आयोजकों को विवाह का निमंत्रण पत्र आयोजन से कम 10 दिन पहले कार्यालय में जमा करवाना होगा। स्वीकृति के बाद ही सिलेंडर आवंटित किए जाएंगे और अब तक विभाग को करीब 23 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं और यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो डीडवाना में देखो कि लोगों की बुकिंग लोगों ने बढ़ा दी, जबकि आपूर्ति पहले से ज्यादा हो रही है। आप जिसको बता रहे हो मारामारी, वो मारामारी नहीं है, लोगों में पैनिक क्रिएट हुआ है, पता नहीं कि क्या होने वाला है, जबकि होने वाला कुछ नहीं है। लोगों की बुकिंग बढ़ गई और जो आपूर्ति है वो पहले से अब ज्यादा है। और अब खबर जालोर से है, जहां जालोर के पुनासा क्षेत्र में इंडियन गैस वितरण को लेकर फैलाई गई कथित झूठी खबरों पर विवाद खड़ा हो गया है। वितरण एजेंसी ने आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए सप्लाई व्यवस्था को पूरी तरह सुचारू बताया है। पुनासा क्षेत्र में इंडियन गैस ग्रामीण वितरण को लेकर हाल ही में उठे विवाद पर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि गैस सिलेंडरों की डिलीवरी समय पर की जा रही है और उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो रही है। वितरण से जुड़े सूत्रों के अनुसार ग्राहकों को बिल में प्रिंटेड आरएसपी और डीएससी संदेश में दर्शाए गए आरएसपी के अनुसार ही सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही किसी तरह की ओवर चार्जिंग के आरोपों को पूरी तरह से यहाँ गलत बताया गया है। इसी बीच सांचौर क्षेत्र के हरियाली गांव के एक व्यक्ति द्वारा डीएससी कोड नहीं आने की शिकायत को आधार बनाकर अफवाह फैलाने का आरोप भी यहाँ लगाया गया है। वहीं एजेंसी का कहना है कि इस एकल शिकायत को गलत तरीके से प्रस्तुत कर भ्रामक खबरें यहाँ पर फैलाई जा रही हैं। और अब खबर भिवाड़ी से है, जहां भिवाड़ी के फेज 3 थाना क्षेत्र के 7 लखा गांव स्थित पिल्लू कॉलोनी में एक मकान में अचानक गैस सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा हो गया है। धमाका इतना तेज था कि पूरा घर क्षतिग्रस्त हो गया है और आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। हादसे में राम सिंह, ममता, भूवेश, पंकज, छगन, काजल और किशनवती गंभीर रूप से झुलस गए हैं। सभी घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी नाजुक हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उन सभी को अलवर रेफर कर दिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घटना के समय घर में खाना बनाने की तैयारी चल रही थी और तभी
अचानक गैस सिलेंडर में विस्फोट हो गया। धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग घरों से बाहर निकल आए और राहत एवं बचाव कार्य में जुट गए। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है। प्रारंभिक जांच में गैस रिसाव को हादसे के मुख्य वजह यहां पर माना जा रहा है। इस दर्दनाक घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है और लोग गैस सुरक्षा को लेकर चिंता जता रहे हैं। तो भिवाड़ी से खबर है, जहां एक घर में सिलेंडर ब्लास्ट हो गया और एक ही परिवार के 7 लोग इस हादसे में झुलस गए। हालत गंभीर होने पर सभी को अलवर रेफर कर दिया गया है और इस घटना से आसपास के इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। और अब खबर बयाना से है, जहां बयाना क्षेत्र में उचित मूल्य की दुकानों पर अनाज वितरण में गंभीर अनियमितता का मामला सामने आया। इस मामले की पीड़ित की ओर से एक वीडियो भी जारी की गई है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं खाद्य सुरक्षा योजना के तहत एक कार्ड धारक को इस माह 52 किलो 400 ग्राम गेहूं दिया गया, लेकिन शक होने पर जब उसी गेहूं को दुकान के बाहर अलग अलग कांटों पर तोला गया तो उसका वजन मात्र 51 किलो 400 ग्राम के बीच पाया गया। ग्राहक ने सार्वजनिक रूप से तेल मिल और अन्य व्यापारियों के कांटों पर तोल करवाया, जहां हर बार वजन कम ही निकला। आरोप है कि इस तरह से डीलर हर कार्ड धारक को कम अनाज देकर बड़े स्तर पर हेराफेरी कर रहे हैं। यदि 100 उपभोक्ताओं को वितरण किया जाए तो सैकड़ों किलो अनाज की गड़बड़ी यहां पर संभव है। शिकायत करने पर दुकानदार ने कांटे को सरकारी बताते हुए जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ दिया है। पीड़ित पक्ष ने एसडीएम बयाना सहित उच्च अधिकारियों और राज्य सरकार को शिकायत भेजकर जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है। देसूरी के घाड़ेराव गांव में आज को नरसिंह भगवान जयंती का पारंपरिक उल्लास के साथ शुभारंभ हुआ। पूरे गांव में धार्मिक उत्साह और भक्ति का माहौल देखने को मिला। घाड़ेराव गांव में नरसिंह जयंती महोत्सव की शुरुआत माजिसा भजन संध्या के साथ की गई, जिससे पूरे क्षेत्र में धार्मिक उत्साह फैल गया है। नरसिंह सेना के सदस्यों के अनुसार यह आयोजन हर वर्ष पारंपरिक रूप से मनाया जाता है। इस अवसर पर गांव में एक अनोखी पौराणिक परंपरा का पालन भी किया गया। मान्यता के अनुसार हिरण्यकश्यप को मिले वरदान और उसके अहंकार की कथा को प्रतीकात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाता है और इसी के तहत दिन भर 2 कलाकार हिरण्यकश्यप और बादरिया के मुखौटे पहनकर गांव में घूमते हैं और कपड़े से बने कोड़ों से प्रतीकात्मक प्रहार कर बुराई पर अच्छाई का जीत का संदेश देते हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव आज श्री वेंकटेश बालाजी दिव्य धाम पहुंचे, जहां उन्होंने श्री वेंकटेश बालाजी के दर्शन कर पूजा अर्चना की और देश प्रदेश के खुशहाली की कामना की। इस दौरान उन्होंने गौ माता की पूजा भी की और मंदिर पुजारी स्वामी सुदर्शन आचार्य से आशीर्वाद भी प्राप्त किया। इसके बाद केंद्रीय मंत्री के व्यस्त कार्यक्रमों की शुरुआत हो गई। वे सुबह उन्होंने 10 बजे के करीब बुद्ध विहार में पार्क लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। इसके पश्चात 11 बजे सूर्यनगर में दर्शन पार्क का उद्घाटन यहाँ पर किया गया है। इसके अलावा भी उनके कई कार्यक्रम यहाँ पर रहने वाले हैं, जिनमें वे शामिल होंगे। और इसी के साथ केंद्रीय मंत्री बिजपुरी में आयोजित एक अन्य कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। सवाई माधोपुर जिले के बौली क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई है, जहां नहाने गए एक युवक पर हुए जानलेवा हमले के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। घटना को लेकर सर्व समाज की चौपाल आयोजित की गई, जिसमें ग्रामीणों ने कड़ा रोष जताया और पुलिस से जल्द कार्रवाई की मांग की है। बौली क्षेत्र के राठौर गांव में युवक पर हुए हमले के मामले को लेकर ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने चौपाल कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई है। चौपाल में मौजूद लोगों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और मामले का खुलासा करने की मांग की। साथ ही बौली पुलिस से दर्ज मुकदमे में धारा 307 जोड़ने की भी यहां मांग उठी है।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मेडिकल जांच रिपोर्ट आने के बाद बीएनएस के तहत उचित धाराएं जोड़ी जाएंगी और उसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। चौपाल में इंदिरा मीणा भी पहुंची, जिन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। विधायक ने वीडियो कॉल के जरिए घायल युवक से भी बातचीत की और घटना से जुड़ी जानकारी ली। गांव का जो प्रकरण था वो सुबह से लोग धरना दिए हुए थे और उसमें जो एक कीर समाज से युवक है और उसके सर के अंदर 85 टाँके और 30 से ज्यादा चोटें उसके सर के अंदर आई है। गंभीर रूप से उसको घायल अवस्था में और मृत अवस्था में उसको छोड़कर बदमाश लोग भागे थे और ऐसी स्थिति में पूरा गांव भयभीत है। और आज जब मैं गई तो वहां थाना इंचार्ज को मैंने बुलाया तो उसी समय कई सारी जो रास्ते में चलते हुए हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग जो मोटरसाइकिल पर घूमते हैं मुंह बांधकर और कई सारी बिना नंबर की गाड़ियां हैं, कई ब्लैक शीशे की गाड़ियां घूमती। मैंने लेटर भी लिखा है, कई बार मैंने लेटर भी दिया है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरीके से आज राठौर गांव का जो पिछले 24 घंटे के अंदर देश में अलग अलग मौसम देखने को मिला। उत्तर, मध्य और पश्चिमी राज्यों में कई जगह पारा 40 से 46 डिग्री के बीच रहा। हालांकि आंधी और हल्की बारिश से कई इलाकों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट भी दर्ज की गई। इधर पूर्वोत्तर के सभी 7 राज्यों, हिमालयी क्षेत्रों और दक्षिण के इलाकों में तूफान और भारी बारिश हुई है। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बहुत ज्यादा बारिश करीब 21 सेमी तक दर्ज की गई। यूपी का बांदा 45.8 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म रहा, तो वहीं राजस्थान, मध्य प्रदेश के ज्यादातर जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहा। एमपी के भोपाल और सीधी राज्य में सबसे ज्यादा गर्मी रही। यहाँ पारा 43 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा दर्ज किया गया। तो वहीं मिजोरम में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण कई जिलों में स्कूल दूसरे दिन भी बंद रहे। खराब मौसम के चलते केदारनाथ धाम, फाटा, सोनप्रयाग, सरसी और गुप्त काशी में हेलीकॉप्टर सेवाओं को रोक दिया गया। तो जयपुर से खबर, जहां शिक्षा विभाग से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। 2 प्राचार्य और 1 उप प्राचार्य को एपीओ कर दिया गया है। पीएमश्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पीएमश्री विजयनगर विद्यालय में कार्यरत है 5 कार्मिक। तो विभाग द्वारा प्रशासनिक कारणों का हवाला दिया गया है एपीओ, लेकिन खराब रिजल्ट और स्टाफ के आपसी मनमुटाव को यहाँ कारण बताया जा रहा है। निदेशक माध्यमिक शिक्षा सीताराम जाट ने आदेश जारी किए हैं। तो शिक्षा विभाग से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, 2 प्राचार्य और 1 उप प्राचार्य को एपीओ कर दिया गया है। पीएमश्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पीएमश्री विजयनगर विद्यालय में कार्यरत 5 कार्मिक। अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर देर रात एक चलती कार में भीषण आग लगने से 5 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से झुलस गया है। जानकारी के अनुसार बुधवार देर रात मौजपुर के पास नजदीक दिल्ली से कोटा जा रही एक कार में अचानक गैस लीकेज के चलते आग लग गई। कुछ ही पलों में आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया और कार आग का गोला बन गई। कार में सवार लोगों को संभलने का मौका तक यहां नहीं मिला और देखते ही देखते 5 लोग इस हादसे में जिंदा जल गए। मृतकों में मध्य प्रदेश के श्योपुर निवासी पति पत्नी, उनकी 2 बेटियां और सास शामिल है। घटना की सूचना पर NHAI पेट्रोलिंग टीम और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची, जहां से एक गंभीर को अलवर रेफर किया गया, जयपुर रेफर किया गया है। गाड़ी में
कुल 6 लोग थे, जिनमें से एक ड्राइवर था विनोद। और अब जयपुर से खबर है, जहां शिक्षा विभाग से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दो प्राचार्य और एक उप प्राचार्य को एपीओ किया गया है। पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पीएम श्री विजयनगर विद्यालय में कार्यरत है 5 कार्मिक। तो विभाग द्वारा प्रशासनिक कारणों का हवाला दिया गया है एपीओ, लेकिन खराब रिजल्ट और स्टाफ के आपसी मनमुटाव को यह कारण बताया जा रहा है। निदेशक माध्यमिक शिक्षा सीताराम जाट ने आदेश जारी किए हैं। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी कुणाल मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कुणाल, शिक्षा विभाग से इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां 2 प्राचार्य और एक उप प्राचार्य को एपीओ कर दिया गया है। क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ कारण रहा कुणाल? देखिए, जैसे आपको बता दें कि शिक्षा विभाग द्वारा जो ये कार्रवाई यहाँ पर की गई है, उस संबंध में निदेशक माध्यमिक सीताराम जाट द्वारा आदेश जारी करते हुए बाकायदा जो 2 प्राचार्य हैं और उपचारक हैं, उनको जो है यहाँ पर एपीओ कर दिया गया। इसके अलावा 2 अन्य कार्मिक हैं, उनको भी यहाँ पर एपीओ किया गया है। जानकारी के अनुसार बात ये सामने आ रही है कि हाल ही नतीजा आया था, उसका परिणाम ठीक नहीं था और ठीक नहीं होने पर भी चेतावनी दी गई थी मंत्रिमंडल द्वारा कि इस स्कूल का परिणाम ठीक नहीं होगा, वहां पर शिक्षकों के खिलाफ और उसी का नतीजा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसमें ये कार्रवाई की गई है। स्कूल का परिणाम अच्छा नहीं आने के कारण 3 स्कूल को सहित 5 लोगों को यहाँ पर एपीओ करने की जानकारी है वो यहाँ पर सामने आ रही है और इसका जो आदेश है वो जारी यहाँ पर कर दिया गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। अलवर में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। अलवर में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने पार्क लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने सूर्यनगर पार्क में दर्शन पार्क का लोकार्पण किया। इसके पश्चात इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कुश्ती हॉल का उद्घाटन भी किया। इस दौरान मंत्री ने खिलाड़ियों से मुलाकात की, उनके साथ हाथ मिलाया और कुश्ती मुकाबलों का भी आनंद लिया। कार्यक्रम में खिलाड़ियों के बीच कुश्ती मुकाबले भी यहां पर आयोजित किए गए, जिसमें मंत्री ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन भी किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि जल्द ही खेलों को बढ़ावा देने के लिए हॉकी मैदान का निर्माण किया जाएगा और भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाएगा। मंत्री के इस दौरे को क्षेत्र में खेल और विकास गतिविधियों को नई दिशा देने वाला माना जा रहा है। उनका एक आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम भी करेंगे ताकि साहित्य को जाकर के उन बच्चों को उनकी प्रतिभा को दिखाने का काम करें। उनका